नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। तुझे अपने किए पे जरा भी शर्मिंदगी नहीं हो रही? चौधरायन ने अफसुर्दगी से पूछा था। मुझे शर्मिंदगी क्यों होगी? कोई गलत थोड़ी किया है, निकाह ही तो किया है। अहवाद ने कहा तो चौधरायन और जैन दोनों ने उसे गमो गुस्से से देखा था। चले अम्मा साईं, पत्थर से सर फोड़ने का कोई फायदा नहीं। ये लड़की अपने मफाद में पागल हो चुकी है, इसलिए इसे कुछ नजर नहीं आ रहा। जैन उन्हें कंधों से थामता कमरे से निकल गया था। इन दोनों के जाते अहवाद भी सर छटक के वॉशरूम की तरफ भड़ गई थी। चौधरी शुजात अपनी फैमिली समेत वहां से उठ गए थे और अब घर आके गुस्से से इधर उधर चक्कर काट रहे थे। वकास का भी गुस्से से बुरा हाल था। ज्यादा गुस्सा उसे इस बात पे आ रहा था कि अहवाद ने कितनी चालाकी से उसका इस्तेमाल किया है। मैं तो पहले ही कहती थी, भाई साहब की औलाद के इरादे कोई अच्छे नहीं लग रहे मुझे, लेकिन मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं था। अब देख लिया नतीजा। बेगम शुजात ने जल्दी पे मजीद तेल डाला था। वकास अपनी माँ से कहो मुंह बंद रखे, मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब हो चुका है, मजीद मत करे। उन्होंने अपनी बेगम को घूरते हुए वकास से कहा था। अब्बा साईं, कुछ गलत भी नहीं कह रही अम्मा साईं, आपके भाई और भतीजी ने अच्छा नहीं किया, मेरे मुकाबले में इस कमी कमीन को लाकर खड़ा कर दिया। वकास तो कोया जलते तवे पे बैठा हुआ था। तो क्या मैंने कहा है उन्हें ये सब करने के लिए? मुझे तो वो लड़का शुरू से ही नहीं भाता था, लेकिन भाई साहब ने ही बेटा बेटा कह के उसे सर पे चढ़ाया हुआ था। अब अंजाम भुगते। चौधरी शुजात ने अंगारे चबाते हुए कहा था। मेरी क्या औकात रह जाएगी जब सारे गांव वालों को पता चलेगा कि वकास चौधरी की बचपन की मंग की शादी एक कमी कमीन से हुई है। वकास का बस नहीं चल रहा था कि वो ज़ईन का वजूद ही सफा हस्ती से मिटा दे। आप दोनों आपस में लड़ ले। आपके भाई ने जो गेम खेलनी थी वो खेल गए। आप दोनों को आपस में उलझते देखकर बेगम शुजात बोली थी, खैर इतनी आसानी से तो मैं इन्हें नहीं बख्शूंगा। इस कमी कमीन को अपनी हरकत की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वकास गुस्से से कहता वहां से निकल गया था। चौधरी साहब रोकें इसे, कहीं कुछ उल्टा सीधा ही ना कर बैठे। बेगम शुजात ने परेशानी से कहा था। कुछ नहीं करेगा ये, बस बातें ही बना सकता है, चौधरी शुजात ने झुल्ला के कहा था और अपने कमरे की तरफ भड़ गए थे। उनके जाते कब से खामोश तमाशाई बने वकार चौधरी और उसकी बीवी भी उठकर अपने कमरे की तरफ भड़ गए थे। पीछे बेगम शुजात अकेली बुड़बुड़ाती हुई रह गई थी। चौधरी हशमत की कॉल के बाद ज़ईम दिल में खुशफहमियों के जाल बुनते डेरे पे आया था। अगर चौधरी हशमत उसे बेटा मानते थे तो ज़ईम ने भी हमेशा उन्हें बाप का दर्जा दिया था। उनका दिल दुखा के उसे खुद भी चैन नहीं मिल रहा था। वो डेरे आया तो चौधरी हशमत और उनके साथ सुलेमान बैठा हुआ था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? सुलेमान चौधरी तो उसे देखते ही बेपर गया था। आराम से बैठो सुलेमान, मैंने बुलाया है इसे। हशमत चौधरी की बात पे उसने हैरानगी से उन्हें देखा था। इसकी हकीकत जानने के बाद भी आपने इसे बुलाया? ज़ईम की तरफ इशारा करते सुलेमान ने गुस्से से पूछा था, जबकि ज़ईम झुके सर से खड़ा था। सुलेमान, आराम से बैठ जाओ, मुझे अच्छी तरह पता है मैंने क्यों बुलाया है और अब इसकी क्या हैसियत है मेरे लिए। चौधरी हशमत की बात सुन के ज़ईम ने झटके से सर उठा के उन्हें देखा था और सुलेमान ना चाहते हुए भी उनकी बात मान के चुप करके एक तरफ बैठ गया था। लेकिन ज़ईम को घूरना नहीं भूला था। मैंने हमेशा तुम्हें बेटा ही कहा, नहीं बल्कि बेटा समझा भी था। मुझे यकीन था कि मुझे सारी दुनिया धोखा दे सकती है, मगर ज़ईम ऐसा कुछ नहीं कर सकता। हमेशा अपने रिश्तेदारों की मुखालफत के बावजूद तुम्हें सब पे फौकियत दी और तुम मेरे साथ ऐसा करोगे? मुझे तुमसे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उनकी बातें सुन के एक दफ़ा फिर ज़ईम का सर झुक गया था। वो खुद का शर्मिंदगी की अता गहराइयों में गिरा हुआ महसूस कर रहा था। बाबा साईं, गलती आपकी भी है। आपको जब पता है जिस तबके से इसका ताल्लुक है वो मौका मिलने पर दगाबाजी करने से बाज नहीं आते, तो आपने भरोसा क्यों किया इस पे? सुलेमान के अल्फाज ज़ईम के सीने पे तीर की तरह पेवस्त हुए थे। भिंची हुई मुट्ठियां और आहिस्ता आहिस्ता आंखों की बढ़ती सुर्खी उसके ज़ब्त की गवाही दे रही थी। मैं बात कर रहा हूँ, तुम चुप रहो। चौधरी हशमत ने सख्त लहजे में से चुप रहने का कहा था। मैं अगर चाहूँ तो अहवाद को तलाक दिलवा सकता हूँ तुमसे, लेकिन मैं ये भी नहीं जानता हूँ। अब अहवाद सोने की भी बन के आ जाए तो मेरे भाई भाभी कभी उसे अपनी बहू नहीं बनाना चाहेंगे और उसे अपने घर में अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए बेहतर है कि तुम्हें उसके साथ ही रुखसत कर दूँ। चौधरी हशमत ने संजीदगी से कहा था, लेकिन मेरे माशरे में कोई इज्जत है जो मैं तुम दोनों की वजह से दाव पर नहीं लगा सकता। इसलिए कल अपनी माँ को भेजना रिश्ते के लिए और एक हफ्ते के अंदर अपनी बीवी को हवेली से ले जाना। और तुम्हें मैं नौकरी से निकाल नहीं रहा, लेकिन कोशिश करना जब तक मैं डेरे रहूं तुम मेरी नज़रों से दूर ही रहना। उनकी बातें सुनता ज़ईम बेबस उन्हें देखता रहा, लेकिन बोला कुछ नहीं था। वो इन्हें बताना चाहता था कि वो हमेशा से उनका वफादार था, लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से उसे ये कदम उठाना पड़ रहा था। लेकिन सितम ये था कि वो ये भी नहीं बता सकता था, वरना वादा खिलाफ कहलाता। बाबा साईं, आप फिर इसे रख रहे हैं यहाँ ताकि एक दफ़ा फिर ये हमें सांप डस कर चला जाए। सुलेमान इस दफ़ा फिर भड़का था। मैं बेहतर जानता हूँ मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अगर तुम मेरे साथ होते तो मुझे क्या पड़ी थी किसी पे भरोसा करने की, लेकिन तुम लोगों को तो शहर जाकर नौकरियाँ करनी थी ना। बाप की ज़मीन संभालने में तुम लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए बेहतर यही है कि तुम चुप रहो
और ये अपने घर का वाहिद कमाने वाला है और मैं किसी की रोज़ी भी नहीं छीन सकता। उनके दो टोक लहजे पे सलमान अपनी जगह शर्मिंदा हो गया था। फिलहाल जाओ तुम, और कल अपनी माँ को भेजना, और कल ही से दोबारा अपनी जगह पे वापस आना, क्योंकि आज मैं मज़ीद तुम्हारी शक्ल नहीं देख सकता। चौधरी हशमत ने उसे जाने का कहा तो वो बगैर इधर उधर देखे वहाँ से चला गया था। डेरे से निकल के वो सीधा घर आया था। थके थके कदमों से घर में दाखिल हुआ तो बरामदे में परेशान सी माँ और अनुषा उसे अपने इंतजार में बैठी नजर आई थी। ज़ईम बगैर कुछ बोले अपनी माँ की गोद में सर रखे ज़मीन पे बैठ गया था। ज़ईम पितर, क्या हुआ है? तुम इतनी अजीब अजीब हरकतें क्यों कर रहे हो? उसके बालों में उंगलियां चलाते अम्मा ने मोहब्बत और फिक्रमंदी से पूछा था। ज़ईम काफ़ी देर जब वो कुछ ना बोला तो उन्होंने उसे पुकारा था। अम्मा, मैंने हवाद बीबी से निकाह कर लिया है। ज़ईम ने सर उठाते कहा तो अम्मा और अनुषा को हैरत और सदमे का झटका लगा था। कितनी ही देर वो दोनों कुछ नहीं बोल पाई थी। क्या कहा तुमने? अम्मा को लगा था कि उन्होंने कुछ गलत सुन लिया है, इसलिए उन्होंने पूछा था। मैंने कहा मैंने अहवाद से निकाह कर लिया है। कल आप हवेली जाएंगी रुखसती की तारीख लेने। उसने अपनी नजरें ज़मीन पे जमाए हुए उन्हें इत्तला दी थी। ज़ईम, तुम होश में तो हो? तुझे पता है तो क्या कह रहा है? और हम तारीख लेने जाएंगे तो क्या चौधरी साहब खुशी खुशी तारीख दे देंगे? उन्हें पता है और उन्हीं ने आपको भेजने का कहा है। ज़ईम की बात पे वो चुप की चुप रह गई थी। ज़ईम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कह रहे हो? और तुमने निकाह किया ही क्यों? कुछ देर खामोश रहने के बाद उन्होंने सवाल पूछा तो ज़ईम ने सर उठा के चंद पल उन्हें देखा था। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे तो बस कर लिया निकाह। अब आप कल जाएंगी हवेली और मुझे कुछ मजीद नहीं कहना। नजरें चुरा के कहते उसने उनको कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर ज़ईम वहां से उठकर चला गया था। अम्मा की पुरसोच नजरों ने कमरे में दाखिल होने तक उसका पीछा किया था। अगले दिन ज़ईम खुद अपनी अम्मा को हवेली छोड़ के गया था। कहने को तो वो रुखसती की बात करने आई थी, लेकिन वो हद से ज़्यादा नर्वस थी, क्योंकि जानती थी कि उनके सामने वालों की हैसियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इन्हें आए काफ़ी वक्त हो चुका था, लेकिन दोनों तरफ हनूस खामोशी छाई हुई थी। बरामदे में 3 नफूस होने के बावजूद लग रहा था कि वहाँ कोई जीरू नहीं है। सुलेमान वापस शहर जा चुका था ताकि उसे शादी में शमूलियत न करनी पड़े, जबकि ज़ैन रुक गया था ताकि लोगों को बातें बनाने का मौका ना मिल सके कि दोनों भाई ही बहन की शादी में शरीक नहीं है। बहन जी, आप जानती ही हैं कि आपको किस सिलसिले में यहाँ बुलाया गया है। काफ़ी देर की खामोशी के बाद हशमत साहब ने खुद ही बात का आगाज़ किया था। उनकी बात पे अम्मा ने असबात में सर हिलाया था, लेकिन उनके चेहरे पे कोई उलझन साफ दिख रही थी। मैं जानता हूँ आपके दिमाग में सवाल उठ रहे होंगे कि ऐसे हालात में तो बाप भाई गैरत का मसला बनाकर लड़की और लड़कियों को मार देते हैं, जबकि मैं अपनी बेटी को आपके बेटे के साथ रुखसत कर रहा हूँ। उनके दुरुस्त तुक्के पे अम्मा ने सर झुकाया था, क्योंकि वो वाकई बहुत देर से यही बात सोच रही थी। तो मैं बता दूं कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे हमें इतनी मोहब्बत होती है कि उन्हें हम उनकी गलतियों पे चाह के भी सज़ा नहीं दे सकते। और दूसरे और सबसे बड़ी बात यह है, इज़्ज़त में इस गांव का सरपंच सरदार हूँ। इस गांव के साथ साथ काफ़ी लोगों की गांव में भी इज़्ज़त है मेरी। मैं अगर इन दोनों को मार भी देता हूँ तो मैं अपने लिए सारी ज़िंदगी का अजाब गले में डाल लूँगा, किसी के साथ बैठने के काबिल नहीं रहूँगा। बस इसीलिए मैंने ये फैसला किया और मजबूर हूँ, जिसके बाद आपके बेटे और बहू से मेरा कोई ताल्लुक नहीं होगा। चौधरी हशमत की आखिरी बात पे अम्मा को हैरानगी हुई थी, लेकिन वो कुछ बोली नहीं थी। मैंने फैसला तो कल ही कर लिया था, बस आज आपको बताने के लिए यहाँ बुलाया कि ठीक 1 हफ्ते बाद आकर अपनी बहू को ले जाइएगा। चौधरी हशमत साहब ने बताया तो अम्मा ने सर हिला दिया था। ये अजीब सी शादी की डेट फिक्स हुई थी, जिसमें ना किसी के दिल में खुशी थी, ना मिठाई खिलाई गई और ना ही मुबारकबाद और सलामत का शोर उठा था। बस एक फैसला सुनाया गया था, जिसे सुनकर अम्मा चुपचाप उठ गई थी। उनके जाने के बाद चौधरी हशमत ने गहरा सांस भरा था और अपनी जगह से उठे थे। साथ ही चौधराइन को भी उठने का इशारा किया था। दोनों खामोशी से बाहर हो लिए थे। उनका रुख छोटी हवेली की तरफ था। उनके जाते कब से उनकी तरफ कान लगाए अहवाद खुशी से झूम उठी थी। यानी कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल आज़ाद होगी, अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारेगी, बगैर किसी के रोक टोक के। यही सब सोच सोच के वो खुश हो रही थी। चौधरी हशमत और चौधराइन छोटी हवेली आए तो सबसे पहले उनका टाकरा बेगम शुजात से हुआ था, जिन्होंने उन्हें देखते ही मुंह के जाविये बिगाड़े थे। उन दोनों को बुरा तो लगा था, लेकिन मसलतन खामोश रहे थे। उनके बैठने के कुछ देर बाद ही चौधरी शुजात भी आ गए थे। चौधरी साहब, पूछे अपने भाई भाभी से कौन सी कसर रह गई है जो पूरी करने आए हैं। बेगम शुजात ने तंज का तीर चलाया था, जिसपे चौधरी शुजात ने उन्हें घूरी से नवाजा था। भाई साहब, कैसे आना हुआ यहाँ? चौधरी शुजात ने संजीदगी से पूछा था। अहवाद की रुखसती रखी है, 1 हफ्ते बाद इसके लिए दावत देने आए थे और एक दरख्वास्त भी करनी थी। बेगम शुजात की घूरती नजरों को नजरअंदाज करते उन्होंने चौधरी शुजात से कहा था, ना भाई साहब, जो जलील होने में कसर रह गई है वो अपनी बदजुबान बेटी की रुखसती बुलाकर पूरी करना चाहते हैं। हम इतने बेगैरत तो नहीं हैं कि आप बुलाएंगे और हम दौड़े दौड़े चले आएंगे। लोग पूछेंगे नहीं, इससे तो आपने लोगों को बहू बनना था। बेगम शुजात ने चमक के कहा था। बेगम, अपनी जुबान पे काबू रखो। और भाई साहब, ये दरख्वास्त का वाला मामला है। पहले अपनी बेगम को तनबीह करने के बाद उन्होंने चौधरी शुजात से पूछा था,
अहवाद का निकाह क्यों और कैसे हुआ ये हमारे अलावा किसी को भी नहीं पता लगना चाहिए। मेरी दरख्वास्त है तुमसे, चौधरी हशमत ने धीमे से कहा था। चौधरी शुजात वो इन्हें गौर से देख रहा था। इन्हें अनलॉक कर मजबूरन इन्होंने अनलॉक किया था, लेकिन ये फुल टाइम के लिए नहीं होता। चौधरी हशमत ने धीमे से कहा था। चौधरी शुजात ने उन्हें गौर से देखा था। उन्हें इनमें एक मजबूर बाप नजर आया था। उन्हें बेसाख्ता अपने भाई पे तरस आया था। उन्हें चौधरी हशमत में अपना आप नजर आया था। ऐसे ही वकास भी अपनी जिद हट धर्मी की वजह से उन्हें काफ़ी शर्मिंदा करवाता था। मैं समझ सकता हूँ आपके जज्बात, आप फिक्र ना करें, किसी को भी असल बात नहीं पता चलेगी। चौधरी शुजात ने तमाम गिले शिकवे एक तरफ रखते हुए कहा था, जिस पे चौधरी हशमत ने उन्हें मशकूर नज़रों से देखा था। पहले बेटी की लगामें के कस के रखे होती तो ये दिन देखना ना पड़ता। बेगम शुजात एक दफा फिर बुड़बुड़ाई थी। चौधरी हशमत और चौधरायन इनमें इनकी शादी में आने का मकसद समझ चुके थे। चौधरी हशमत और चौधरायन इनकी बुड़बुड़ाहट को नज़रअंदाज करते, इन्हें शादी में आने की ताकीद करते वहां से चले गए थे। बड़ा बुखार चढ़ रहा है हमदर्दी का, भूल गए आपकी पीठ में छुरा घोंपा है उन्होंने। उनके जाते ही बेगम शुजात शुरू हो गई थी और चौधरी शुजात हमेशा की तरह उनकी किसी बात पे कान धरे बगैर वहां से चले गए थे और बेगम शुजात कुटती रह गई थी। एक हफ्ता बहुत तेज से गुजरा था और रुखसती का दिन भी आन पहुंचा था। दोनों तरफ से कोई खास तैयारी नहीं की गई थी। चौधरी हशमत बस दुनिया दिखावे के लिए अहवाद को रुखसत कर रहे थे, वरना तो जितना गुस्सा उन्हें इस पे था वो धक्के देकर भी उसे घर से निकालते तो बस सादगी रुखसती थी। और गाँव में भी एक था तो तकरीब शाम को रखी गई थी। दोनों तरफ से बस चंद करीबी रिश्तेदार बुलाए गए थे। चौधरी हशमत ने इस छोटी सी तकरीब का सारा इंतजाम घर पे ही किया हुआ था। वैसे लोगों के अहवाद और ज़ैम की शादी का पता चल रहा था, वैसे ही वो बहुत खुश हो रहे थे, झटके लग रहे थे, क्योंकि कुछ लोगों को तो बाकायदा था कि छोटे चौधरी के बेटे की मांग है, बड़े चौधरी की बेटी, लेकिन यहाँ तो गंगा ही उल्टी हो रही थी और लोग आदत से मजबूर एक दूसरे के कानों में मुख्तलिफ सरगोशियाँ भी कर रहे थे और इन सरगोशियों से चौधरी हशमत के कान भी मुस्तफ़ीद हो रहे थे। मगर वो सब कुछ नज़रअंदाज करने पर मजबूर थे। उनके दिल में अहवाद के लिए खफगी बढ़ती जा रही थी। जैसे दुनिया दिखावे के लिए रुखसती की जा रही थी, वैसे ही दुनिया दिखावे के लिए खाने का भी कहा था खुलवा लो। उन दोनों का निकाह दोबारा पढ़वाया गया। ये सब देखती बेगम शुजात तंजिया हंसी हंसी थी। इनका इरादा तो था मुँह खोलने का, लेकिन चौधरी शुजात की सख्ती से दी गई वार्निंग पे वो खामोश हुई थी। निकाह और खाने के बाद दोनों को इकट्ठा लाकर बिठाया गया था। सफ़ेद कॉटन का सूट पहने ज़ईम बिल्कुल सर्द स्पॉट तासरात लिए बैठा था। चौड़े माथे पे मौजूद सिलवटें उसके अंदरूनी खलफिशार की निशानदही कर रही थी। अहवाद भी कोई रिवायती दुल्हनों की तरह तैयार नहीं हुई थी। बस सूट जिस पे थोड़ा सा काम हुआ था पहने, ज्वेलरी के नाम पे बस हाथों की कांच में चूड़ियाँ पहनी हुई थी। हैवी मेकअप की बजाय अगली ने हैवी मेकअप की बजाय बस हल्का फुल्का सा मेकअप किए हुए थे। हाँ, अलबत्ता अपनी जीत की खुशी उसके चेहरे पे चमक रही थी, दुख रही थी और दिख भी रही थी। इतनी सारी दुल्हन और इतनी सादी शादी सबकी नज़रों में खटक रही थी। एक गांव के सरदार की इकलौती बेटी की शादी, और वो भी इतनी ज़्यादा। ऊपर से एक मुलाजिम से भी ये बातें हजम करना मुश्किल हो गया था। फिर एक दो रस्मों के बाद रुखसती का शोर उठा था। इस दौरान ज़ईम बस सदो स्पॉट लिए चेहरा बैठा रहा था। रुखसती के बतना चाहते हुए भी अहवाद चौधराइन को और जैन के गले लगती रो रही थी। चौधरी हशमत ने उसे गले लगाने के बजाय बस उसके सर पे हाथ रखा था। वो भी बस लोगों को खुद की जमी नज़रों की वजह से इस चीज़ से अहवाद ने कि आंसुओं में मजीद इजाफा हुआ था। अभी तो आपकी मर्जी की ज़िंदगी का आगाज़ हुआ है, अभी से रोना शुरू कर दिया है, अभी तो आपकी मनपसंद ज़िंदगी सारी आगे पड़ी हुई है। उसके आंसू देखते ज़ईम ने सरगोशी में कहा था, जिस पे अहवाद ने आंसू भरी नज़रों से उसे घूरा था। बारात के घर पहुंचते ही अहवाद को ज़ईम के कमरे में पहुंचा दिया गया था। लोगों के झुंगट से आज़ाद होते ही अहवाद ने तशक्कुर भरी सांस ली थी और बेड क्राउन से टेक लगाते पूरे कमरे का जायजा लिया था। आज दूसरी दफ़ा वो इस कमरे में आई थी। पहली दफ़ा वो उसे हाथ पकड़ के निकाल दिया गया था, मगर इस दफ़ा वो पूरे हक से कमरे में मौजूद थी। कमरे में बस सिंपल सा फर्नीचर था, जो कि एक डबल साइड बेड, अलमारी, ड्रेसिंग और 3 सीटर सोफ़ा पे मुश्तमिल था और कमरे की तरफ स्टडी टेबल था। कमरा भी दरमियाना साइज़ का था, गुजारे लायक ही। हर जगह निगाह दौड़ाने के बाद वो बुड़बुड़ाई थी, मैं इसके इंतज़ार में क्यों बैठूं, उठ के कपड़े चेंज करती हूँ। अभी वो सोच ही रही थी कि अम्मा के साथ 2-3 औरतें अंदर दाखिल हुई थी, जो यकीनन दुल्हन को देखने आई थी। इसके बाद तो ये सिलसिला चल निकला था, जो रात के 10 बजे तक चलता ही रहा था। इसके बाद जब कोई भी आया ना, तो उसने शुक्र अदा किया था और सादे कपड़ों के लिए पुष्पंज में मुब्तला हो गई थी, क्योंकि चौधरी हशमत ने बस उसकी रुखसती की रस्म अदा की थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया था। फिर कुछ सोचकर वो अलमारी की तरफ बढ़ी। अभी के लिए ज़ईम के ही कपड़े पहनकर काम चला लेती हूँ, बाकी की बाद में देखी जाएगी। लेकिन जो ही अलमारी खोली, उसे मर्दाना कपड़ों के साथ कुछ लेडीज सूट भी हैंग किए हुए नजर आए, जो यकीनन उसी के थे। जल्दी से एक बिल्कुल सादा सूट खींचते उसने एक नज़र पूरे कमरे में दौड़ाई। अटैच वॉशरूम या ड्रेसिंग रूम के लिए उसे कहीं नज़र नहीं आया था। उफ, क्या मुसीबत है, अब बाहर जाना पड़ेगा, झुंझला के बोलती दरवाजे की तरफ खड़ी थी। दरवाज़ा खोल के बाहर झांका तो उसे नज़र ना आया। शुक्र अदा करती तेज़ी से वॉशरूम में भागी थी और चेंज करके वापस आई थी। रूम में आते ही वो ड्रेसिंग के सामने खड़ी बालों को ब्रश कर रही थी
कि दरवाज़ा खोल के ज़ईम अंदर दाखिल हुआ था। अहवाद ने सिर पटाते हुए जल्दी से पास पड़ा दुपट्टा उठाकर लिया था। ज़ईम की नज़र अभी तक उस पर नहीं पड़ी थी। ये किधर मुँह उठा के आ रहे हो? अहवाद की बात पे ज़ईम ने चौंक के आवाज़ की तरफ देखा जहाँ अहवाद खड़ी उसे घूर रही थी। क्या मतलब है इस बात का? ये मेरा कमरा है तो मैं यहीं आऊँगा, और कहाँ जाना है? ज़ईम ने नासमझी से उसे देखते हुए कहा था। लेकिन आज से मैं यहाँ हूँ, तो तुम अपना ठिकाना कहीं और कर लो। अहवाद इत्मीनान से बोली थी। आपके पास अकल नाम की कोई चीज़ है या नहीं? सबको ये पता है कि हमकी लव मैरिज हुई है, और ऐसे में मैं बाहर जाकर सोऊं। मेरी माँ और बहन भी इस घर में रहती हैं। मैं नहीं चाहता कि इनके सामने आपका और मेरा इमेज खराब हो जाए। माजी में कर लेते हैं, मेहरबानी इसी रूम में बर्दाश्त करें मुझे। ज़ईम ने दो टोक लहजे में कहा, जिस पे अहवाद मुंह बनाते उसकी तरफ मुड़कर देखने लगी, और उसके रद्द अमल पे उसके पुश्त पे बिखरे बाल ज़ईम के सामने आए थे। एक लम्हे को न जाने क्यों ज़ईम का दिल चाहा उन्हें छू ले, देखे, लेकिन फिर सर झटकते अलमारी से कपड़े निकालते बाहर चला गया। ज़ईम का थकन से बुरा हाल था, इसलिए अपने आप को फ्रेश करने के लिए उसने शावर लिया था। नहा के वापस आया तो बेड पे अहवाद सर से पांव तक चादर में पैक हुए सोई हुई थी, जबकि एक तकिया सोफे पे पड़ा हुआ था, जिसका मतलब था कि उसे वहीं सोना था। ज़ईम गहरी सांस भरते अलमारी की तरफ बढ़ा था और वहां से अपनी एक चादर निकाली, फिर पंखा फुल स्पीड पे छोड़ते, लाइट ऑफ करते, चादर ओढ़ते सोफे पर लेट गया था। वो इस वक्त फिट तो नहीं आ रहा था इस पे, लेकिन क्या करता, और कोई ऑप्शन भी नहीं था। जब से वकास को पता चला था कि अहवाद की रुखसती हो रही है, तब से वो अंगारों पे लौट रहा था। उसने अपने पूरे घर की शादी को न जाने रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, मगर चौधरी शुजात ने उसकी हर बात रद्द कर दी थी। उनके इनकार पे वो गुस्से से खौलता डेरे पे चला आया था। जूं जूं वो ज़ईम और अहवाद के बारे में सोच रहा था, तू उसके दिल में लगी आग मजीद इजाफा होता जा रहा था, ये सोच के कि उसकी मनपसंद हस्ती किसी और की दस्तरस में है। अच्छा नहीं किया तुमने अहवाद चौधरी, जो मुझे छोड़ के इस कमी कमीन को चुना है। तुमने हमें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम दोनों को। कमरे में मौजूद हर शय को तहस नहस करते वो बुड़बुड़ाया था। जब गुस्सा हद से हवा हुआ तो अपना पसंदीदा मशरूब निकालते बोतल मुंह से लगा ली थी, और पल भर में उसके नशे में आधी बोतल वो और अहवाद ज़ईम को भूल गए थे। सारे कामों में मेहमानों की तरह फारिग होकर चौधराइन कमरे में आई तो सामने चौधरी शुजात हशमत को बेड ग्राउंड से टेक लगाए दिखा। नीम दराज थे, आंखें भी बंद की थीं, अपनी मुट्ठी को बंद करके इसे हल्के से अपने माथे पर मार रहे थे। चौधराइन खामोशी से आगे बढ़ी थी और बेड के सामने बैठते उनको मतवज्जो करने के लिए उनकी टांग पे रखा था, तो चौधरी हशमत ने चौंक के उन्हें आंखें खोलते हुए देखा था। क्या बात है, क्या सोच रहे हैं? उनके मतवज्जो होने पे चौधराइन ने पूछा था। सोच रहा हूँ बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं, और इतनी बड़ी हो जाती हैं कि इन्हें ज़िंदगी का हर फैसला भी खुद ही करना पड़ता है। उन्होंने फीका सा मुस्कुराते जवाब दिया था। उनकी बात सुन के चौधराइन ने कुछ लम्हे उन्हें देखा था। आपको बचपन से ही इसका रिश्ता नहीं तय करना चाहिए था। कितना कहा था मैंने आपको कि नहीं, बड़े होकर इसका मिजाज कैसा हो ये कबल अज़ वक्त बात है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी थी। गहरी सांस भरते चौधराइन ने धीरे से कहा था। तो तुम्हारा मतलब ये है कि सारी गलती मेरी है? चौधरी हशमत ने हैरत से अपनी तरफ इशारा करते पूछा था। नहीं, बस मेरा मतलब ये था कि मैं बस ये कि गहरा सांस लेके कह रही हूँ कि आपने बहुत दफ़ा कहा था कि उसने वकास से शादी नहीं करनी। अगर आप उसकी बात मान लेते तो शायद ये दिन देखना ना पड़ता, और उसका शरई हक भी था कि शादी के लिए उसकी रजामंदी पूछी जाए। उनकी तरफ देखती वो आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी, क्योंकि चौधरी हशमत के गुस्से में आ जाने का खदशा था। मैं बाप हूँ उसका, और माँ बाप कभी अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहते, और उसे इतने साल पढ़ाया लिखाया है, पाल पोस के इतना बड़ा किया है, बदले में अगर उसने क्या किया? चौधरी हशमत ने अपनी बात का इख्तिताम सवाल पे पूछा था। हर माँ बाप करते हैं, फर्ज होता है ये माँ बाप का। मैं यहाँ ये भी नहीं कह रही कि अहवाद ने बहुत अच्छा किया है, उसे ऐसा करना नहीं चाहिए था। हमारे माशरे में ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो अपने माँ बाप की इज्जत खुशियों के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान कर देती हैं, अपनी इज्जत कुर्बान कर देती हैं, लेकिन ऐसा तब होता है हम क्योंकि समझते हैं बेटियां भेड़ियां और कोई उसे बेजुबान जानवर नहीं समझता, जिन्हें हम कभी भी घूंटे से बांध दे। सारी जिंदगी तड़पने के लिए माँ बाप की इस भलाई सोचने का क्या फ़ायदा जिसमें औलाद हमेशा सिसक सिसक के रहे। हमारी पूरी ज़िंदगी उनके लाड और नखरे उठाने का क्या फ़ायदा जब उन्होंने अपनी अगली सारी ज़िंदगी खुट खुट के गुजारनी हो। फिर तो यही हल निकलता है, हमें बेटियों को लाड प्यार देना ही नहीं चाहिए, हमेशा उन्हें उनकी औकात में रखना चाहिए ताकि वो गलती से भी अपनी आंखों में कोई ख्वाब न सजाएं। चौधराइन जब बोलने पे आई तो बोलती ही चली गई। अपनी बेटी को दुरुस्त साबित करने के लिए अच्छी तकरीर की है। चौधरी हशमत तंजिया हंसी हंसे थे। वो सिर्फ मेरी नहीं, आपकी भी बेटी है, और हमेशा से वो आपके ज़्यादा करीब रही है। आप उसके हर अच्छे बुरे का फैसला खुद करते थे, जिसमें मुझे शामिल करना भी आपने ज़रूरी नहीं समझा। अब जबकि उसके हक में आपको थोड़े दलाइल हैं तो वो मेरी बेटी हो गई। चौधराइन तो जैसे सारी भड़ास निकालना चाह रही थी। अल्लाह
जो जाने कब से इनके अंदर भरी हुई थी। लाइट ऑफ कर दो, मुझे भी सोने दो और खुद भी सो जाओ। चौधरी हशमत सीधा होके लेटे थे और कंफर्टर खींचकर सर तक लिया था। चौधराइन थोड़ी देर उन्हें देखती रही थी और फिर गहरी सांस भरते उठ खड़ी हुई थी और लाइट ऑफ करते ही वो भी साइड पे आकर दराज हो गई थी। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।